याद को हराकर अब मधु के साथ फिर से खुफिया राज्य के मार्केट में एक दिन के लिए रुकने आ चुका था। रॉबिन जरा भी वक्त जाया न करके मधु को तुरंत ही ट्रेनिंग देना चाहता था, जिससे उसके अंदर एब्जॉर्ब हुई एनर्जी भाप रिफाइन हो जाती। रॉबिन अब मधु पर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुका था। आ, 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 मधु को पहले जैसा दर्द फिर से महसूस होने लगा था, और उसके बाद भी अब मधु के पूरे 3 जीन चेन के अवेकन वॉरियर हो जाने से उसकी ताकत और सहनशीलता तो बढ़ी, लेकिन अब उसे ट्रेनिंग का दर्द भी उतना ही ज्यादा होने वाला था। और तो और रॉबिन ने भी 2 जीन चेन्स और हासिल कर ली थी, जिससे अब उसकी ट्रेनिंग देने की इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मेहनत से काम लो, रॉबिन ने हल्के से कहा। तुम्हारे पास 4 जीन चेन्स है, उन्हें स्टेबलाइज करने की कोशिश करो। फिलहाल तुम्हारी सिर्फ 3 ही जीन चेन्स की ताकत एक्टिव है, लेकिन अगर तुम इस एनर्जी भाप को पूरी तरह डाइजेस्ट कर लोगी तो एक 5 जीन चेन वाली ताकतवर अवेकन्ड वॉरियर भी बन सकती हो। ये कहते हुए ही रॉबिन एक के बाद एक जीन एक्सट्रैक्शन बिना किसी हिचकिचाहट के करे जा रहा था, जिससे मधु जूझती जा रही थी। रॉबिन ने एक मुस्कुराहट के साथ सोचा कि जीन एक्सट्रैक्शन से हो रहे इस दर्द को वो तो आसानी से झेल सकता था, क्योंकि उसे एक्सट्रैक्शन करने का खूब सारा एक्सपीरियंस हो चुका था। फिलहाल तो मधु उसी एक्सट्रैक्शन के दर्द की राह पर चल रही थी, जिस पर रॉबिन एक बार को गुजरा था, और रॉबिन के इस गुजरने के ही अनुभव से वो कह सकता था कि मधु को इस ट्रेनिंग से चाहे कितना भी दर्द हो, लेकिन वो मरने तो नहीं वाली थी। अब 8 दिन बाद चीफ अल्ताफ, ज्येष्ठ मॉरिस और खूंखार सिंह परिवार के बाकी लोग दहाड़ते शेर कबीले के पास वाले बाजार में पहुंच ही चुके थे। अब कुछ घंटे और ट्रैवल करके वो सीधा कबीले में भी पहुंच जाते। चीफ अल्ताफ भी खुफिया राज्य के सफर से अब 3 जीन चेन से 4 जीन चेन्स के एक्सपर्ट वाली ताकत हासिल कर चुके थे, और अपनी 5वीं जीन चेन बनाने से भी सिर्फ थोड़े ही पीछे थे। कुछ ऐसा ही हाल ज्येष्ठ मॉरिस का भी था। दूसरी ओर राजा विलास के भतीजे भाविन ने भी 2 सीक्रेट टोकन्स के अंदर सील्ड एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया था, जिससे उसकी जीन चेन काफी जल्दी रिपेयर हो चुकी थी। उसकी ताकत में भी बेशुमार बढ़ोतरी आई थी, जिससे उसकी आधी 3 जीन चेन की ताकत पूरी 4 जीन चेन की ताकत में तब्दील हो चुकी थी। शायद कुछ सालों की ट्रेनिंग के बाद तो वो भी 5 जीन चेन की खतरनाक ताकत हासिल करके दहाड़ते शेर कबीले में एक ऊंची पोस्ट पर आ सकता था। एक बात तो साफ थी, दहाड़ते शेर कबीले का भविष्य अब काफी उज्जवल दिखाई दे रहा था। इसी उज्जवलता के अभिमान में अब मॉरिस और उनके साथ सिंह परिवार के बाकी लोग उस बाजार में अपना सर उठाकर टहलने निकले थे। उन्हें जो अपने खुफिया राज्य के सफर से हासिल हुआ था, उस पर काफी गर्व था। ऐसा कह सकते हैं कि मॉरिस नाम की इस बूढ़ी हड्डी का चेहरा लंबे समय बाद इतना खिल उठा था। हालांकि उनके चेहरे पर खुशी की लहर ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जब टहलते टहलते उनके कानों में आसपास से गुजरते लोगों की बातों के शब्द सुनाई दिए, उनके चेहरे पर अब डर जगह लेना शुरू कर रहा था। यार, वो जवान मास्टर नाइटमेयर नाम का बंदा सच में दहाड़ते शेर कबीले पर हमला करने के लिए पूरा राक्षसगढ़ कबीला ले आया। काफी समय हो गया एक कुछ इंटरेस्टिंग लड़ाई देखे हुए। काफी समय हो गया? अरे भाई, अभी अभी तो शेरियत कबीले के तीनों परिवारों के बीच लड़ाई हुई थी। वो तुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगी थी क्या? मुझे तो हमारे गांव में अभी भी उस उग्रभास चील के छोटी छोटी चीखें सुनाई दे जाती है भाई। अरे वो तो इंटरनल लड़ाई थी, लेकिन ये तो आउटसाइडर हमला है। मैंने तो सुना है कि वो जवान मास्टर नाइटमेयर बहुत बुरी तरह से बदला लेना चाहता है। यहाँ तक कि इस बदले की आग में ही उसने अपना पूरा परिवार किसी और को बेच भी डाला, ताकि वो अपने कबीले के राजा की मौत का बदला ले सके। जब ज्येष्ठ मॉरिस ने ये सारी बातें सुनी तो वो तुरंत ही आगे बढ़कर पूछ पड़े,
अरे मगर दहाड़ते शेर कबीले में आखिर हुआ क्या है? मॉरिस के ये शब्द सुन वो उनकी ओर शक की निगाहों से देखने लगा। कहते हैं ना कि कुछ लोगों की काली जुबान रहती है, इसलिए उसने भी अब किसी को देखकर तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लिया और अब कुछ भी कहने की हिम्मत भी नहीं रखी। शायद जब वो पहले किसी दूसरे से ये बातचीत कर रहा था तब काली जुबान वाला सीन उसे याद नहीं आया होगा। हालांकि ये देखकर ही मॉरिस ने अपने हाथों से कुछ लाइफ सोर्सेस निकालकर कहा, अरे सभी सुनो, मैं दहाड़ते शेर कबीले का ज्येष्ठ मॉरिस हूँ और अभी अभी किसी दूसरी जगह से आया हूँ। मुझे सचमुच नहीं पता दहाड़ते शेर कबीले में क्या हुआ है। चाहे ये लाइफ सोर्सेस ले लो, पर मुझे बताओ कि आखिर क्या माजरा है। सामने खड़े तीनों लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और अब वो सभी बिना किसी हिचकिचाहट के उन लाइफ सोर्सेस के लिए लड़ पड़े। उसी के बाद उन्होंने अपना सर ऊंचा किया और कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को फिलहाल ये जगह छोड़ देने की सलाह देता हूँ, ठीक है? तुम मेरी तरफ से इसे दहाड़ते शेर कबीले के लिए एक रहम समझ लेना। आखिर ये बोलने वाला आदमी था कौन? आप सब भी यही सोच रहे होंगे, है ना? दहाड़ते शेर कबीले से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर रेगिस्तान में काफी सारे कैंप्स लगाए गए थे, जहां पर 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। गाड़ियों की भी लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को उन कैंप्स में लाया जा रहा था। उन कैंप्स में से सबसे बड़े टेंट में एक रूखा जवान आदमी बैठा था, जिसका नाम था वाजिद सुल्तान। इसी आदमी से रॉबिन भी पहले मिला था और वो जगह थी खुफिया राज्य का एंट्रेंस। खुफिया राज्य के एंट्रेंस के सामने ही वाजिद सुल्तान ने 5 में से अपना एक हासिल किया हुआ प्लेटफॉर्म रॉबिन को बिना किसी हिचकिचाहट के दे दिया था। और तो और प्लेटफॉर्म सरेंडर करने के बाद वो खुफिया राज्य में भी नहीं घुसा और काफी आराम से वहां से चला गया था। रॉबिन को उसकी आंखों में रत्ती भर भी नफरत नहीं दिखाई दे रही थी। उसे तो लगा था कि जब रुस्तम सुल्तान ही उसके आगे नहीं टिक पाया तो उसका भतीजा ये वाजिद सुल्तान क्या ही उखाड़ लेता। लेकिन उसे फिलहाल अंदाजा नहीं था कि वाजिद सुल्तान अपने सभी लोगों को दहाड़ते शेर कबीले को घेरने के लिए ले आया था। क्या तुम श्योर हो कि रॉबिन को मारने के बाद दहाड़ता शेर कबीला हमारा सजेशन स्वीकार कर लेगा? मेन सीट पर महंगे कपड़े पहना एक शख्स फ्लैट टोन में बोल पड़ा। वो राजा विलास इस बात को इतना खींचे जा रहा है तो भी हमारा ऑफर बार बार इनकार ही किए जा रहा है। शायद इसके पीछे कुछ तो चाल है। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने एक लंबे सुनहरे बाल वाली लड़की ने थोड़ा चिंतित होकर वाजिद सुल्तान की ओर देखते हुए कहा, फॉल आउट शेल्टर वाली सैल्वेशन आर्मी। वाजिद सुल्तान अपने मन ही मन बोल पड़ा। ये सैल्वेशन आर्मी सुनने में तो काफी बड़ा नाम लगता था, लेकिन असल में ये सिर्फ कयामत के बाद उभरी एक लोकल लड़ाकू सेना थी। उन्होंने फॉल आउट शेल्टर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन पागल लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इस शेल्टर पर आना चाहिए था या नहीं। दूसरी बात, भविष्य की उस दुनिया में इज्जत उसी की थी जिसकी ताकत थी। वाजिद सुल्तान में पोटेंशियल तो था काफी ताकतवर बनने का, लेकिन फिलहाल वो सब करने का सही समय नहीं आया था। फिलहाल उसे मजबूरी में राक्षसगढ़ कबीले को उस फॉल आउट शेल्टर वालों को सौंपना पड़ रहा था। लेकिन जब भविष्य में वो खुद ताकतवर हो जाता तो इन फॉल आउट शेल्टर वालों को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। वो तो भले ही उनके उस फॉल आउट शेल्टर को भी अपने ही कबीले का हिस्सा बना डालता, आखिर भविष्य किसने देखा। हालांकि फिलहाल वाजिद सुल्तान ने अपने सभी जंगली ख्यालात और आकांक्षाओं को थोड़ा दबाया और झुककर कहा, ये दहाड़ता शेर कबीला सिर्फ 1 महीने पहले ही स्थापित हुआ है। 1 महीने पहले हमारे पास कुछ लोग भी आए थे इनके पितामह को बचाने के लिए मेडिसिन मांगने। उस समय तो पूरे कबीले में सिर्फ राजा विलास और रॉबिन ही सबसे ताकतवर थे। वाजिद सुल्तान अब कॉन्फिडेंट होकर बोला, तुम
मेरे ख्याल से हमारे ऑफर का जवाब भी राजा विलास इसीलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो रॉबिन के वापस आने का इंतजार कर रहा है। मैंने भी रॉबिन को लगभग 10 दिन पहले देखा था और उसकी ताकत 5 से 6 जीन्स के बीच कुछ थी। अब आप दोनों एक्सपर्ट्स के पास काफी समय से 6 जीन्स की ताकत है, इसलिए आप दोनों को रॉबिन को मार गिराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर सुनहरे बाल वाली वो लड़की ने सिर हिलाया और उसकी नीली आंखें कैंप में आते जाते लोगों की ओर देखे जा रही थी। ये भी अच्छा है। अगर हम एक भी सोल्जर को बिना मारे रॉबिन को हरा दे और दहाड़ते शेर कबीले पर अपना राज जमा ले तो मुझे नहीं लगता हमारे इस 10 दिनों का इंतजार बेकार जाएगा। ये सुनकर लीडर की कुर्सी पर बैठा एक शख्स चिंतित हाव भाव से बोल पड़ा। 10 दिन हो गए। अब मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही दिन इंतजार करूंगा। मैं किसी को भेज दूंगा राजा विलास को आखिरी वार्निंग देने। अगर वो फिर भी नहीं माने तो हम सीधा घुसकर उन सभी को मार डालेंगे। हाँ, लीडर की इस बात पर सुनहरी बाल वाली लड़की और वाजिद सुल्तान ने हामी भरी। दूसरी ओर दहाड़ते शेर कबीले में राजा विलास का चेहरा भी चिंता से भरपूर था। किसी को नहीं पता कि आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, लेकिन खूंखार सिंह परिवार ने एक के बाद एक आपदाओं को न्योता दे ही दिया था। लोगों के एक झुंड के बाद दूसरे झुंड लगातार अटूट इलाके से आकर्षित होते जा रहे थे और पता भी नहीं था कि वो वहां से बाहर कैसे निकले। अब ये अटूट इलाका क्या था? दरअसल अटूट इलाका ही एक जगह थी जिससे छेड़खानी करना भी अपने आप में पाप था। अगर सभ्यता और मिठास से कहे तो अटूट इलाका कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई एक ऐसी सुरक्षित और खुशहाल जगह थी जहां पर लोग आराम से रह सकते थे और अपने आप को रिकवर कर सकते थे। लेकिन अगर मैं यही बात कड़वी और सच्ची भाषा में कहूँ तो अटूट इलाका उन लोगों की मेन जगह थी जो कि सेंट्रल रॉयल सिटी की सरकार को और उनके ऑर्डर्स को इनकार करते थे। ऐसा भी कह सकते हैं कि अटूट इलाका ही उन रेबल्स का अड्डा था जो सेंट्रल रॉयल सिटी के खिलाफ थे। हर साल 100 से भी ज्यादा नए पुराने फॉलआउट शेल्टर्स को सेंट्रल सरकार के अंडर कई सारे कमांड सेंटर्स तबाह कर दिया करते थे। अब दहाड़ता शेर कबीला किस तरह की आपदा के बीच फंस चुका था? आखिर ये अटूट इलाका सैल्वेशन आर्मी और राक्षसगढ़ कबीले के बीच क्या कनेक्शन था? आखिर वाजिद सुल्तान रॉबिन को मारकर क्या करने की फिराक में था? आपको क्या